जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। अगर उम्र 93 साल हो, 87 साल हो, 78 साल हो और उस उम्र में आमरण अनशन करने के लिए कोई बैठ जाए और वजह खुद की तनख्वाह नहीं, वजह खुद के लिए सुविधाएं नहीं, वजह खुद के लिए पेंशन नहीं, वजह खुद के लिए इलाज की सुविधा नहीं, तो हम क्या कहेंगे? वजह मुल्क में एक सपना पूरा नहीं हुआ। वो सपना जो महात्मा गांधी ने देखा था, वो सपना जो महात्मा गांधी के साथ साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला साहब ने देखा था, सपना जो राम प्रसाद बिस्मिल ने देखा था कि आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान आखिर होगा कैसा। इन लोगों ने भी यह सपना देखा था, इन सारे बड़े लोगों के साथ, इन सारे बड़े नामों के साथ, कि आज़ाद हिंदुस्तान ऐसा होगा जहां गरीबी नहीं होगी, जहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, जहां सुरक्षा होगी, शिक्षा होगी, रोजगार होगा और सबको एक बेहतर कल नसीब होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए उन लोगों ने 90, 70, 80 साल की उम्र के लोगों ने, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों की जेलों में अपनी जवानी काटी, जिन्होंने अंग्रेजों के लाठी डंडे सहे, सेना छोड़ करके आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए, वो लोग एक बार फिर से उस सपने को पूरा करने के लिए आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा कर रहे हैं, बैठने की तैयारी दिखा रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये था जुनून उन देशभक्तों का जिन्होंने फांसी के फंदे को अपनी महबूबा बना लिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने एक ऐसे आजाद भारत का सपना देखा था जहां न गैर बराबरी होगी, न कोई असमानता। इनका सपना था सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी। एक ऐसी व्यवस्था जो गरीब से गरीब आदमी के लिए भी उतनी ही संवेदनशील हो जितना किसी और के लिए। महात्मा गांधी ने तो स्वराज का सपना देखा। समाज का आखिरी आदमी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन आजादी मिलने के बाद क्या हुआ? सत्ता अंग्रेजों के हाथ से निकलकर चंद भारतीयों के हाथ में आ गई, लेकिन व्यवस्था वही बनी रही। शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का वो सपना आखिर क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है? जाहिर है, आजादी के बाद सत्ता के लालच में राजनीतिक दलों ने उन शहीदों की विरासत को भुला दिया। पिछले 63 सालों में देश की जनता सांप्रदायिकता, आतंकवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार को सहते सहते थक चुकी है। गरीबी खत्म नहीं हुई, गरीब जरूर खत्म हो रहा है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में भ्रष्टाचार का घुन इस कदर लग चुका है जिसे रातों रात खत्म कर पाना असंभव सा लगता है। समय समय पर सरकारें आम आदमी को एक झुंझुना थमा देती हैं ताकि वो उसी में मगन रहे। मसलन सूचना का अधिकार कानून। जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो पहले उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, फिर भी नहीं माने तो भ्रष्टाचारियों ने उनकी हत्या तक करवाई। एक कदम आगे बढ़ते हुए तो अफसरों ने इस कानून को ही अप्रभावी बनाने की साजिश रच दी। मनरेगा बनाकर लाखों गरीब किसानों को व्यस्त रखने की कोशिश की गई। आज मनरेगा और पीडीएस भारी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आईपीएल, स्पेक्ट्रम और आदर्श जैसे घोटाले अलग से। लेकिन सरकार के पास भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए न तो कोई मजबूत हथियार है और न ही इच्छा शक्ति। ऐसे में स्वतंत्रता के इन सिपाहियों पर क्या गुजरती होगी जो अपने जीवन के अंतिम दौर में हैं। इन वृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों और गांधी जी के सत्याग्रहियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी है। 92 साल के शंभू दत्ता भारत छोड़ो आंदोलन के सिपाही हैं। गांधी जी के आह्वान पर ब्रिटिश आर्मी छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। कुछ यही कहानी 89 वर्षीय अमरनाथ खन्ना की है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और जिस वजह से इनका कोर्ट मार्शल तक हुआ। 78 साल के गोविंद नारायण सेठ ने भारत छोड़ो आंदोलन में मात्र 13 साल की उम्र में हिस्सा लिया था। 90 साल के मुरारी लाल गुप्ता और 84 साल की आर शातामणि भी ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी हैं।
इन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस लड़ाई को अपने मरते दम तक लड़ने की घोषणा की है, यानी आमरण अनशन। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि जिन आजादी के दीवानों पर सरकार को फक्र होना चाहिए था, वो आज सरकार से ही लड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमें लोकतंत्र देने वाले इन सिपाहियों को हमने क्या दिया? हमने उन्हें दिया है भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ भारत, निरंकुश अफसरशाहों का भारत, और वो भारत जहां हमें अन्न खिलाने वाले किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। सच तो ये है कि गांधी जी के इन सत्याग्रहियों को विदेशियों से लड़ना आसान लग रहा था, पर आज उन्हें अपनों से लड़ना भारी पड़ रहा है। आप हमें माफ कर देना, हम आपके सपनों का भारत नहीं बना सके। क्यों नहीं बन सका सपनों का भारत? गांधी के सपनों का भारत, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला के सपनों का भारत क्यों नहीं बन सका? इन वृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को क्यों फिर से सड़कों पर उतरना पड़ा? क्यों सरकार को चेतावनी देनी पड़ी? इसलिए कि एक बड़ा सवाल है जिस सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार नाकाम क्यों हो रही है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे कि आजादी के बाद से हमारे मुल्क में कितने बड़े भ्रष्टाचार से जुड़े हुए किस्से हुए, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। लेकिन इन आजादी के सिपाहियों की एक चिंता है कि जो लोग भ्रष्टाचार जैसे अपराध में शामिल रहे, क्या उन्हें कोई सजा मिल पाई? क्या उनका कोई बाल बांका हो पाया? और जो संस्थाएं इन अपराधों को रोकने या इन अपराधों की जांच के लिए बनी थी, जैसे सीबीआई, क्या ये सब अपने काम में सफल हो पाई? क्या इनका कोई असर समाज के ऊपर पड़ पाया? क्या भ्रष्टाचारियों को सीबीआई जैसी संस्था से कोई डर है, या अपराधी ये सोचते हैं कि सीबीआई भी मैनेजेबल है? एक ब्रेक लेते हैं और इस विषय पर लौट करके बात करते हैं। टूक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उन सपनों की जिन सपनों को आज़ादी के पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों ने देखा था, जिस सपने को महात्मा गांधी ने देखा था और जिस सपने को चंद्रशेखर, भगत सिंह, अशफाकुल्ला इस आशा के साथ उन्होंने अपनी आंखें बंद की थी, या फांसी के फंदे को गले में डाल के चूमा था, या सीने पर गोली खाई थी कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले उनके देश के देशवासी जिस हिंदुस्तान में रहेंगे, उस हिंदुस्तान में कम से कम वो समस्याएं नहीं रहेंगी जिन समस्याओं की वजह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे या महात्मा गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा था। 61 साल बीत गए आज़ादी को, देश में काफ़ी घोटाले हुए और उनमें किसी को सज़ा नहीं मिली। साथ ही जांच एजेंसियां भी अपनी साख खोती दिखाई दे रही हैं। इनके ऊपर इतने आरोप विरोधियों ने लगा दिए हैं जांच एजेंसियों के ऊपर कि देश की जनता के मन में भी थोड़ा सा शक पैदा हो गया है। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। एक नई सुबह की किरण ने आवाम के दिलों में उम्मीद की रोशनी जलाई। उम्मीद इस बात की कि अब सब कुछ अपना होगा, संसद से लेकर अदालत तक। अब कलेक्टर साहब भी हमारे बीच के ही होंगे और पुलिस वाला भी। आम आदमी को इस बात का भरोसा हुआ कि अब उन्हें लूटने के लिए कोई अंग्रेज नहीं आएगा। लेकिन आम आदमी की वो उम्मीद, वो भरोसा टूटने लगा, और वो भी बहुत जल्द। नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ही देश का पहला घोटाला हो गया, 1949 का जीप घोटाला। बीके कृष्ण मेनन पर जीप घोटाले के गंभीर आरोप लगे। बावजूद इसके
3 फरवरी 1956 को कृष्ण मेनन केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। 1958 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह सरदार कैरो के खिलाफ कांग्रेसी नेता प्रबोध चंद्र ने आरोप पत्र पेश किया। जांच के बाद कहा गया कि कैरो के पुत्र व पत्नी ने पैसा कमाया जरूर, लेकिन उसके लिए प्रताप सिंह कैरो को साफ साफ बरी कर दिया गया। फिरोज गांधी ने LIC निवेश में करीब 1 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री कृष्णामाचारी और एक व्यापारी हरिदास मुंद्रा का नाम सामने आया। बहरहाल जीप घोटाले से शुरू हुआ घोटालों का ये सफर आज 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ और आदर्श घोटाले तक पहुंच चुका है और अभी भी नहीं मालूम कि घोटालों का ये सफर कब और कहां जाकर रुकेगा। 70 के दशक तक आते आते भ्रष्टाचार एक संस्था के रूप में तब्दील हो गया। इस पर लगाम लगाने के लिए भले ही CBI, CVC या डिपार्टमेंटल विजिलेंस जैसी संस्थाएं बनाई गई, लेकिन इन संस्थाओं को कोई अधिकार नहीं मिला। CBI सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई, जिसका इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोग विरोधियों को सबक सिखाने में कर रहे हैं। ऐसे विरोधी आरोप लगाते हैं तो CBC को इतना भी अधिकार नहीं मिला कि वो खुद से किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। डिपार्टमेंटल विजिलेंस की तो बात ही निराली है, जहां ये उम्मीद करना भी बेवकूफी है कि एक विभाग का कोई अधिकारी अपने ही सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पिछले कुछ सालों में न्याय का मंदिर कहलाने वाली अदालतों पर भी उंगलियां उठी। पिछले 60 सालों में हुए घोटालों को देख देख कर आम आदमी अब ऊब चुका है। विधायिका और कार्यपालिका से भरोसा तो उठ ही चुका है। अब आखिरी बची उम्मीद यानी न्यायपालिका पर भी संदेह के बादल गहरे होते जा रहे हैं। इस सब के बीच बेचारा वो आम आदमी सबसे ज्यादा पिस रहा है जो अमन पसंद है। अगर भ्रष्ट व्यवस्था या सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाएं तो देशद्रोही हो जाने का खतरा। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि इसी भ्रष्ट व्यवस्था का नतीजा आज देश के कई राज्यों और सैकड़ों जिलों में हमें नक्सलवाद के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन उन लोगों के पास क्या उपाय बचा है जो रोजाना 20 रुपए की कमाई से अपने परिवार का पेट भरते हैं? सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह से क्या नाकाम हो चुकी है? बहुतों के मन में यह सवाल है, पूरे मुल्क के मन में यह सवाल है। इसलिए क्योंकि एक भ्रष्टाचार की बात खत्म होती है, उससे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। कभी लगता है अधिकारी उसमें शामिल हैं, कभी लगता है नेता उसमें शामिल है और कभी लगता है कि सरकार ही उसमें शामिल है। इसलिए क्योंकि सरकार का रवैया लोगों के मन में यह विश्वास नहीं पैदा कर रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है। या तो यह हो सकता है कि सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने की ताकत ही नहीं बची है और भ्रष्टाचारी सरकार से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भ्रष्टाचारी अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि हम पर वो पत्थर फेंके जिसने कभी कोई भ्रष्टाचार न किया हो। और जानते हैं उनका तर्क क्या होता है कि अगर आपने 4 आने चुराए हैं, हम 400 करोड़ चुराते हैं, चोरी की सजा तो एक ही है, चोरी की परिभाषा तो एक ही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमने अपने पिताजी की जेब से 4 साल या 5 साल की उम्र में 4 आने चुराए थे पतंग उड़ाने के लिए। आपने 400 या 4000 करोड़ मुल्क की जेब से उड़ाए हैं, मुल्क की छाती में छुरा भोंक कर। दोनों अपराधों में अंतर है। और अगर आप चाहते हैं कि हम माफी मांगें, आप भी खुल के सामने आइए और माफी मांगिए और देखिए जनता हमें माफ करती है। हमने जो बचपन में 4 आने चुराए थे अपने पिताजी की जेब से पतंग उड़ाने के लिए, और आपने जो 400 या 4000 करोड़ चुराए हैं मुल्क से, उसकी छाती में छुरा घोंपकर जनता किसे माफ करती है। इसको मांग करके जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों अपराध एक श्रेणी के नहीं हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या नहीं हो रहा है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बेलगाम गति से बढ़ रहा है, और फौरी तौर पर क्या होना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर पहला अंकुश तो कम से कम लगे। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद क्या नहीं हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस पे बात करें।
ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। क्या सरकार भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करना नहीं चाहती? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जो कानून बना हुआ है, जो जनता के हाथ में सूचना के अधिकार का कानून मिल गया, उससे भी अधिकारी शक्तिहीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और संसद में एक संशोधन लाना चाहते हैं सरकार के द्वारा, जिससे इस कानून की असली ताकत कमजोर की जा सके। और दूसरा, जिस तरह लोकपाल बिल आ रहा है, वो चिंता है इन आजादी के लड़ाई के सिपाहियों की जो आमरण अनशन की घोषणा कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस कानून का कोई मतलब ही नहीं होगा। आखिर वो कानून क्यों नहीं बनते जिन कानूनों से देश में बराबरी का, रोजगार का, शिक्षा का, यानी आजादी के दिनों में देखा हुआ जो सपना था वो सचमुच साकार हो सके। आमरण अनशन पर बैठे गांधीवादी सत्याग्रहियों ने जो मांगे रखी हैं, वो किसकी है? उनकी निजी मांग है या पूरे देश और देशवासियों की मांग? देखते हैं उनकी मांगे आखिर हैं क्या। पहली मांग, सरकारी लोकपाल बिल की जगह सिविल सोसाइटी द्वारा बनाए गए उस लोकपाल बिल को लागू करो जो वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी साबित होगा। जाहिर है लोग सरकार की मंशा को शक की नजर से देखते हैं। लोगों को अब सरकार की नियति और नीति पर विश्वास नहीं रहा। दूसरी मांग ये है कि सरकारी अफसरों और नेताओं और मंत्रियों ने जो अवैध संपत्ति बटोर रखी है उसे जब्त किया जाए। सभी घोटालेबाज चोर चोर मौसेरे भाई बनकर एक दूसरे को बचाने की जुगत में लगे रहते हैं और आम आदमी सिर्फ देखता रह जाता है। ऐसे हालात में अपने जीवन के आखिरी चरण में पहुंच चुके इन स्वतंत्रता सेनानियों की मांग देश के उन करोड़ों लोगों के लिए एक संदेश है जो सब कुछ सहते हुए भी चुप रहना पसंद करते हैं। इनकी तीसरी मांग है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को अपात्र घोषित किया जाए जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। जनता की सेवा की कसम खाने वाले उन्हीं की जान माल के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में जनता जो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती, उसे ही पूरा करने का बीड़ा उठाया है इन देशभक्तों ने। साफ है, ये गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी अपने लिए आमरण अनशन पर नहीं बैठने जा रहे हैं। ये तो सत्ता और विपक्ष की कुंभकर्णी नींद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजों के विरोध के लिए गांधी जी का सबसे कारगर हथियार होता था उनका आमरण अनशन पर बैठने का फैसला। उसी तरह इन स्वतंत्रता सेनानियों ने भी गांधी जी की राह पर चलने का फैसला लिया है। गांधी जी कहते थे कि जो भी होता है हमारी अपनी गलती से होता है, क्योंकि हम ही हैं जो जुल्म सह रहे हैं और जुल्म सहना भी उतना ही गंभीर अपराध होता है जितना जुल्म करना। लेकिन सवाल उठता है कि ये वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिस आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं वो चुप क्यों है? क्या आम आदमी का खून अब नहीं खौलता? क्या आज का युवा समाज और आमजन के बारे में नहीं सोचता? ये वयोवृद्ध लोग जिन्होंने सोचा था कि स्वतंत्र भारत में वो चैन से रह पाएंगे, आज फिर सड़क पर उतरने को विवश हो गए हैं। ये सोचने का समय है सबके लिए। क्या देश और समाज का कोई महत्व नहीं? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम सड़क पर चलते हुए देश की गरीबी नहीं देख पाते, देश की बदहाली नहीं देख पाते, देश को लुटेरों के हाथ देकर चुप बैठ जाते हैं? हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। ये इतना लंबा इसलिए बना क्योंकि संविधान रचयिताओं ने सोचा कि कुछ भी छूट न जाए, ताकि आने वाली सरकारें जनता के हितों की अनदेखी न कर पाए, निरंकुश न बन जाए। लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था जिसमें नेता से लेकर अधिकारी तक शामिल है, सबने मिलकर संविधान और आम आदमी को कमजोर बनाने का पूरा सिस्टम तैयार कर लिया। यही वजह है कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को आज आमरण अनशन पर बैठने का फैसला करना पड़ रहा है। सरकार की चुप्पी तो समझ में आती है, लेकिन जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो ये कि आखिर जनता क्यों चुप है। स्वतंत्रता संग्राम के इन सेनानियों को सलाम करते हैं जिन्होंने उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी हार नहीं मानी और सपने को पूरा करने के लिए आमरण अनशन की घोषणा कर रहे हैं, सड़क पर बैठने जा रहे हैं, घर परिवार छोड़कर मुल्क को अपना परिवार मानकर उसकी खुशहाली के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। सरकार को थोड़ा सा समझना चाहिए। एक तरफ नक्सलवादी हैं जो हथियारों से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास न शिक्षा है, न रोजगार है, न रोटी है,
उनके पास सिर्फ भूख और मौत है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गोली खाई, अंग्रेजों की लाठियां खाई, अंग्रेजों की जेलों में अपनी जवानी गुजारी उस सपने को पूरा करने के लिए। ये दोनों लोग, और सेना के लोग जो सेना से बाहर आ जाते हैं, वो जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि समाज और सरकार उनके प्रति कितनी असंवेदनशील है। उनकी जमीन के ऊपर कोई कब्जा कर लेता है, समाज उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखता है। जिन्होंने हमारे लिए रक्षा की, हमारे लिए सीमा पे गोली खाई, हर जगह ये जो देश के लिए लड़ते हैं लोग, चाहे सेना के हों या आजादी के सिपाही हों, जब इनके मन में क्रंदन हो तो इस देश का नौजवान खामोश बैठे, ये कुछ समझ में नहीं आता। हम नौजवानों से ये आशा करेंगे कि जब 90 साल का इंसान जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी वो आज अपनी जान दांव के ऊपर लगा रहा है, तो आज का नौजवान गांधी के, भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के सपनों को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? सवाल आपसे है, इस देश के नौजवानों से है। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।